हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 8th क्लास है और हम लोग आपका पॉलिटिकल साइंस में हम लोग 6 नंबर जो आपका चैप्टर है उसको हम लोग आपका देख रहे हैं। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को हम लोग आज आपका पढ़ेंगे और इसको देखेंगे, इसको समझेंगे कि कैसी है हमारी न्याय की आपराधिक प्रणाली। इसके विषय में पूरा आपका संक्षिप्त से हम लोग आपका विवरण लेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में न्यायालय की व्यवस्था को समझा कि कैसे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, कैसे आपका जिला न्यायालय वहाँ उनको बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है। इन सभी न्यायालयों को हम लोग आपका इस लेक्चर के माध्यम से हमने पिछले पढ़ा था और हम इन सब चीजों को यहाँ भी इनका साथ में पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। किसी प्रकार कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी, अपना प्रश्न मुझसे लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए, लेक्चर हमारे सामने है और सारी चीजें जो है हमारे समक्ष है और एक एक करके हम सबकी जो है आपका बात करने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या चीज है और किस तरह से है, इसको हम लोग आपका देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को, जो हमारा मेन लेक्चर है हमारा आपराधिक न्याय प्रणाली। क्या देखते हैं हमारे आपराधिक जो न्याय प्रणाली, इसके विषय में पढ़ देते हैं किस तरह से। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। अगर कोई अपराध कर रहा है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पुलिस है हम उसको खबर करते हैं। ठीक है, वास्तविक जीवन में या फिल्मों में आपने देखा है कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराती है और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में अब पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कोई ऐसा लगता है कि मानो कि पुलिस की तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं। देखिए, हमको ऐसा लगता है जब पुलिस आती है और किसी को गिरफ्तार करती है, हम सोचते हैं कि अब ये डिसाइड कौन करेगा, पुलिस करेगी कि कौन क्रिमिनल है, कौन क्रिमिनल नहीं है, किसने सजा करी है, किसने नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, कह रहे पुलिस डिसाइड नहीं करती। जबकि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है। और क्या करती है, जो अदालत है ना, वो क्या करती है, इसको तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो वह उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति पर आपने कोई आरोप लगाया है तो उसे क्या है, आपका अपने दोष को सिद्ध करने का और उस पर आरोप को सिद्ध करने का अधिकार है। और उस बिल्कुल जो कोर्ट है हमारे यहाँ, हमने पढ़ा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, इस पे किसी का इंटरफेयर नहीं है, तो बहुत अच्छे से उन सभी को अपना काम करती है और उन सभी पर हम लोग इसमें देखे भी हैं कि किस प्रकार से ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, कोई भी किसी प्रकार का डाउट होगा तो हम लोग लेते चलेंगे साथ में। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि जिसका हम कहते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष है, इसमें सुनवाई है, इसका क्या मतलब होता है? आपने एफआईआर के बारे में सुना है। क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक कल्पना घटना के जरिए समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिका होती है। और देखेंगे जैसे वो लोग हैं, उन लोगों में कैसी आपका न्याय पाने की जो अलग अलग भूमिका है, उस भूमिका को हम लोग समझेंगे। ध्यान रखते हैं कि ज्यादातर मामलों में उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपनी कल्पना उदाहरण में जिक्र किया है। और क्या किया है, जो कल्पना है उसी में हमने जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझने और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग होने की भूमिका को समझाना महत्वपूर्ण होता है। और कह रहे जो अलग अलग प्रकार की भूमिका है, इसको समझाना क्या होता है, महत्वपूर्ण। अगर ऐसा कोई मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर कोई ऐसा मौका मिलता है तो कुछ जो जानकारी होगी उपयोगित साबित होगी। अब देखिए, एक व्यक्ति खड़ा है, कुछ लोग खड़े कह रहे हैं मैं निर्दोषी हूं और मेरी सुनवाई हो। एक एग्जाम्पल के माध्यम से जो सारी चीजें हैं हम उनको समझेंगे और उनको एक एक करके आपका स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम लोग इसको देखेंगे।
ठीक है। बम्बई के एक श्रीमती सिंधे तैयार हो रही थी। पिछले 1 घंटे से वो गले का सेट ढूंढ रही थी। ठीक है, मुझे पक्का पता है कि यहीं रखा है, कहाँ गया। अब कोई मिसेस सिंधे होंगी, श्रीमती, वो किसी शादी वादी में जाने की तैयारी कर रही थी और उन्होंने अपने गले का सेट रखा था जिस जगह उन्होंने रखा था। उनको 100% कॉन्फिडेंस है या कह सकते हैं विश्वास है कि उन्होंने उसको वहीं रखा था। अब क्या है, जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी के समारोह में जाने के लिए। अब उनके हस्बैंड बोलेंगे भाई आप लोग जल्दी कर लो, हम लोग लेट हो रहे हैं। मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही है। क्या कह रहे हैं कि जो मेरे सोने की जंजीर है वो नहीं मिल रही है, दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है कि शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। मेरे कमरे की सफाई करते हुए वह ज्यादा ही समय लगाती है। अब देखिए वो क्या सोच रही हैं कि जो मेरा हार है वो आपका क्या हो गया है, चुरा लिया है। और किस पर लगा रहे हैं, शांति। शांति कौन है, उनके जो काम करती है, उनके घर में सफाई करती है, उस पर ये आरोप क्या लगा रहे हैं, ये मंड रहे हैं। ठीक है। शांति हेम्ब्रेल पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है और कह रहे हैं कि वो पिछले 3 वर्षों से क्या है इनके यहाँ काम कर रही है। शांति, क्या अब तुमने चोरी भी करने लगी हो और वे भी सोने का हार, अपना बक्सा लगाओ। कह रहे क्या आप चोरी करने लगी हो, बताओ। आप कह रहे नहीं। लाओ, अब कह रही कि तुम अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाश करूंगी। हमने पुलिस को बुलाया है, अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की। अब ये कह रही है कि ये काम वाली है, ये बोल रही है कि मैडम मैंने क्या नहीं की है, आपकी चोरी नहीं की है। अगर देखिए, अब सिंधे साहिब शांति के बक्से की तलाशी करते हैं और जिसमें लिफाफे में उन्हें क्या मिल जाता है, आपका ध्यान दीजिए, 10 लाख रुपए मिलते हैं। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं। ये उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेचकर उसे ये पैसे कमाए हैं। अब कह रहे जो ये वाला अमाउंट मिला 10,000 रुपए, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये पैसे क्या करा, उन्हें हार बेचकर ही आपके कमाए हैं। साहब, मेरे भाई और पिछले साल भर के पैसे जमा कर रखे हैं। हम गांव में लौटकर एक बैल खरीदना चाहती हूँ। मैडम मैं बेगुनाह हूँ। मिस्टर सिंधे थाने में पहुंचते हैं। ठीक है, पुलिस वाला पूछता है उनसे, जी कहिए। मैं एफआईआर लिखवाने आया हूँ, मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुराया है। सिंधे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर ने क्या कर ली, एफआईआर आपकी दर्ज कर ली। देखिए, ये आपको जो कहानी के रूप में जो आपको चीजें सुनाई जा रही हैं, जो आपको चित्रात्मक रूप में जो आपको विवरण करके आपको सुना रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है ताकि आप चीजों को रिलेट करके समझ सकें कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। आमतौर पर ये हमें व्यवहारिक रूप से हमारे घर में, पास पड़ोस में चीजें, हम घर समाज में ये बड़े कॉमन रूप से हम लोगों को क्या मिलती हैं, आपका देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, और हमको क्या करना चाहिए, इनको बहुत अच्छे से आपका समझना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए एफआईआर लिख लेते हैं। सिंधे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। कह रहे इंस्पेक्टर राव है, वो क्या आते हैं, उसके घर आते हैं। अब मैं इस चोरी के बारे में श्री सिंधे और उनकी पत्नी का बयान दर्ज करूंगा। पुलिस वाले आए, बयान मतलब वो कुछ बताएंगी, कहाँ चोरी हुई, उसका बयान दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया है, यह मेरी मेहनत की कमाई है। ये महिला बार बार बोल रही है कि क्या है, मेरी मेहनत की कमाई है। शांति का भाई सुनील आता और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दें, उसने सोने का हार चुराया है और तुम अदालत में जमानत का आदेश लेकर आओ। ठीक है, लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा और उसके लिए कौन सी जमानत होगी। हमारी सारी कमाई तो सील करके आपने अपने पास रख ली है। सब इंस्पेक्टर राव भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल उसकी पिटाई करते हैं, गालियां देते हैं और उस पर दबाव डालते हैं कि वे इल्जाम कबूल कर ले और वे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन घरेलू शांति नौकर एक चोरों का गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों में गहने चोरी करते हैं। सिंधे के पड़ोसी से गहनों के गायब होने की कुछ शिकायतें भी आ चुकी हैं। जब सुशील बार बार ये कहता रहा कि हम निर्दोष हैं और फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, तो 2 दिन बाद पुलिस ने उसे छोड़ देती है।
अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी जो है आपकी मंजूर कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपए के लिए उसकी जमानती बनने को तैयार न था। नतीजा जमानत बावजूद वह जेल में पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालत में थी। जब वह डरती हुई मुकदमे का नतीजा निकालती, मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई। हम लोगों ने जो पैसा बचाया था वह हमारे पास नहीं मिला। ठीक है, पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में पत्र दायर किया। अदालत की ओर पत्र गया और गवाह बयानों की एक नकल शांति को दे दी। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति को दलील सुनकर अधिवक्ता कॉमन लॉ को सरकारी खर्चे पर बचाव के लिए बख्श को तैयार करते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज मिलेगी, अगर आपके पास वकील के लिए नहीं है तो क्या करेगी, जो सरकार है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या होगी, वो आपका अधिवक्ता यानी कि आपके वकील को तय करके देगी, सरकार उसकी फीस पे करेगी। ऐसा प्रोविजन है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है और उसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या चीजें हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव रखने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें थोड़ा अब आपको प्रोविजन है। तो संविधान का आर्टिकल 22 का कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपने बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। कोई आप पर केस लगा दे कि आपने चोरी की है, थ्रेडिंग की है, आपको डराया है, धमका रहा है, मारा है, तो वकील क्या कर सकता है, आपकी तरफ से आपकी कार्रवाई का हिस्सा बन सकता है, उसमें भाग ले सकता है, बता सकता है कि जो मेरा व्यक्ति है ये बेगुनाह है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसकी जमानत की अर्जी क्या है आपकी मंजूर कर ली जाए। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सौंपेगा जो गरीब या किसी वजह से वकील नहीं रख सकते। अगर नहीं, जो हायर नहीं कर सकते, उसको कौन देगा करके बच्चों ध्यान रखना है, उसको सरकार जो है आपका वकील मुहैया करके देगी। अधिवक्ता राय शांति से अदालत में मिलते हैं। ये मेरे मुकदमे के कागज हैं, मेरे मकान मालिक ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। उन्हें शांति के बॉक्स में 10,000 रुपए मिले थे और उन्हें लगता है कि उन्होंने हार बेचकर ये पैसे कमाए, लेकिन हमने दोनों की बचत के पैसे हैं। अदालत शांति में आरोप लगाती है कि श्रीमती सिंधे ने सोने का हार चुराया है और चुराए हुए हार को बेचकर शांति जी को 10,000 रुपए मिले हैं, वो उसके पास पाए गए। मैं निर्देश हूं, मेरी सुनवाई हो। अब देखिए क्या कहते हैं, सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमा हाजिर होता है, श्रीमती एवं श्री सिंधे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करते हैं। अब क्या होता है, आप बताइए श्रीमती सिंधे, क्या आपका हार किस तरह गायब हुआ? तो देखिए अब क्या कहती हैं, समझिए। मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा कोई व्यक्ति हमारे कमरे में नहीं जाता। मिसेस सिंधे ने मेरे सामने उस संदूक की तलाशी ली थी, वहां से लिफाफे में 10,000 रुपए देखकर हम लोग अचंभे में पड़ गए कि शांति के पास मेरा पैसा मेरा हार बेचकर मिला है, तो वह चोर है। इसके बाद अधिवक्ता श्रीमती सिंधे से जिक्र करती हैं, क्या आप यह कह सकती हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए देखा है या नहीं? आपको शांति के चोरी के पास हार मिला है? पिछले 3 साल से जब शांति आपके घर में काम कर रही है, तब से उसमें कोई भी चीज आपके घर से चुराई है? आप हर महीने उसे 1,000 रुपए पगार देती रही हैं। क्या देती रही हैं? 1,000 रुपए आप उसे आपका पगार देती रही हैं। अधिवक्ता राय बचाव पक्ष में गवाह के तौर पर सुनील और उसके मकान मालिक से पूछताछ करती है। इन दोनों के बयान के आधार पर श्रीमती राय यह साबित कर देती कि शांति के मिले संदूक में 10,000 सुनील और शांति की कमाई हो सकती है। जब मुकदमा खत्म होने के नजदीक पहुंचता है तो सुनील को पता चल जाता है कि सब इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के गिरोह का एक गैंग का भंडाफोड़ किया है और इस गिरोह में सिंधे के मोहल्ले से गहने चोरी करते हैं। श्रीमती सिंधे के बेटे की कुछ दोस्ती इस गिरोह के सदस्य से है। उसके पास से श्रीमती सिंधे का जो हार है वो आपके बरामद हो जाता है और श्रीमती सिंधे अधिवक्ता राय को बताती है। अब अधिवक्ता राय बचाव में गवाह के तौर पर सब इंस्पेक्टर को अदालत में पेश करते हैं। सब इंस्पेक्टर साहब, आप देखिए क्या कर रही है जो वकील है रोय,
वो क्या कर रही हैं, जो सब इंस्पेक्टर को गवाह के तौर पर लाती हैं। सब इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या बरामद किया है? हाँ जी, श्रीमती सिंधे ने अपना हार पहचान लिया और हमने हमने लड़कों को एक गिरोह का पकड़ा है जिसने हार चुराया था। उन लड़कों का आप इल्जाम कबूल कर लिया है और उन्हें यह हार वहां से उन्होंने आपका चुराया था। न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों को बयान सुनते हैं। सब इंस्पेक्टर का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता ने राय न्यायाधीश के सामने दलील देती है कि अब शांति को निर्दोष हो चुकी है और उसको बरी कर दिया जाए। शांति आपको चोरी के इल्जाम में बरी करते हैं। पुलिस ने जो 10,000 रुपए आपके पास बरामद किए थे वो आपको लौटा देगी। मैं लिखित फैसले में इस बात पर जोर देता हूं कि तरतीब में सब इंस्पेक्टर राय की लापरवाही के खास तौर को ध्यान रखती जिसकी वजह से शांति को जेल जाना पड़ा। यानी गलती किसकी थी? सब इंस्पेक्टर की, क्योंकि उसने जो आपकी जांच की थी, ठीक है, क्या कहें, तफ्तीफ। देखिए, जांच को बोलते हैं आपका फारसी भाषा में, उर्दू फारसी भाषा में तफ्तीफ। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष वकील, न्यायाधीश, ये चारों सरकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। कह रहे क्या हो रहे हैं? ये न्याय व्यवस्था के क्या है, आपके मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को देखा है। आइए अब हम इनकी भूमिकाओं को व्यापक स्तर पर देखें। यानी व्यापक स्तर मतलब बहुत बड़े लेवल पर इन सबको देखें। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या चीज है और किस तरह से ये है आपका। तो इतना लंबा हम लोग पाठ पढ़ चुके हैं, इतना हम लोग इतनी सारी व्यवस्थाओं को देख चुके हैं, ठीक है। आइए, अगर इतना हम लोग जितना पढ़े हैं इसमें से कोई चीज ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, क्वेरी के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट जो है बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपका कमेंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो जितना हमने पूरी कहानी को पढ़ा है इसमें आपको समझ आया है कि नहीं आया, आप मुझे ये बताइए। ये आपको पूरा और बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसकी जो अगली पृष्ठभूमि है उसको पढ़ते हैं। अपराध की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की क्या भूमिका होती है? यानी कि अगर कोई अपराध हुआ है, अपराध का मतलब कोई भी क्राइम हुआ है, चोरी हुई है, मर्डर हुआ है, कि लूटपाट हुई है, उसमें जो अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी, उसकी क्या भूमिका होती है? भूमिका मतलब वो किस तरह से, जो रोल है उसका, वो अपने रोल को कैसे निभाता है, ये हमको देखना है। देखिए, पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करें, जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज करें। अब कह रहे हैं कि पुलिस का सबसे काम क्या होता है कि अपराध के बारे में जो भी कुछ उन्हें शिकायत मिली है उसकी उन्हें जांच करनी है और जांच में जो आपके गवाह हैं उनके बयान को दर्ज करते हैं और सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत से आरोपियों का दोष साबित होता है, कह रहे जो सबूत हैं उनसे अगर आरोपियों का दोष अगर साबित होता है तो हम देख सकते हैं तो अदालत में आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल करते हैं। कह रहे जो आरोप पत्र है वो हम क्या करते हैं, चार्जशीट दाखिल करते हैं। जैसा कि अध्याय में हम कह गया है कि तय कर देखते हैं कि पुलिस का काम नहीं है यह कोई व्यक्ति दोषी या नहीं है, न्यायाधीश ही तय करेगा। अब पुलिस ये तय करने का अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या दोषी है कि नहीं है। इसका काम कौन करेगा? न्यायाधीश जो होता है, जिसको हम बोलते हैं जज। जज को ही क्या होता है, राइट्स होता है। इसलिए देखा होगा आपने, लोग जजों के सामने गुहार लगाते हैं कि मिलॉर्ड मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने केवल ये किया है। इस प्रकार की चीजें हैं, ये सब चीजें हैं, ठीक। अब देखिए, दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा होगा। कह रहे दूसरी जो यूनिट है, इस यूनिट में आपने कानून का जो शासन है उस कानून के शासन के बारे में जो होगा आपने पढ़ा है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर देश, हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस इस कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकार का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय करते हैं। इन दिशा निर्देश के अनुसार
पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताना, पीटना, गोली मारने का अधिकार नहीं है। यानी कि वो किसी को सता नहीं सकती, किसी को पीट नहीं सकती और किसी को गोली नहीं मार सकती, ये उसको अधिकार नहीं है। किसी छोटे से अपराध के लिए भी पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती और कह रहे कि किसी भी छोटे अपराध के लिए जो पुलिस है वो जो है उसको सजा आपका नहीं दे सकती। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून के प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? आपके निम्नलिखित आपको जो मौलिक अधिकार हैं वो जो है आपके दिए गए। तो उन मौलिक अधिकार को हम लोग आपका देख सकते हैं और जो है उनको समझ सकते हैं। अब देखिए, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार किस कारण किया जा रही है। अब देखिए, कुछ ये इसमें अधिकारों की बात हो गई है कि अनुच्छेद 22 के तहत अगर कोई मामला आपका फौजदारी का है, फौजदारी कानून यानी कि जो आपका क्रिमिनल है, लड़ाई झगड़े से संबंधित है, तो उसमें आप पुलिस से पूछ सकते हो कि आप मुझे किस अधिकार के तहत या मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, आप मुझे कारण बताइए। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। और क्या करना पड़ेगा आपको? 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। क्या करना है? हिरासत में लेना है, दुर्व्यवहार करना है, कोई भी यातना है, उनसे जो है आपका लेने का अधिकार है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकलाविया बयान के आरोप के खिलाफ सबूतों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो बयान दिए गए हैं उनको क्या करते हैं? सबूत के तौर पर उनके खिलाफ इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 से कम उम्र के बालक और किसी भी महिलाओं को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। यानी कि जो आपकी महिलाएं हैं, आप उन महिलाओं को ऐसे नहीं कर सकते कि आप चाहोगे कि वो थाने में आ सकती हैं और थाने में आकर वो क्या करें कि उनसे आके आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं या कह सकते हैं कि आपको ये जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि इस प्रकार जो आपके राइट्स हैं, तो उन राइट्स के विरुद्ध क्या नहीं कर सकता कि कोई भी आपको ऐसा नहीं करने देगा। अब देखिए, अगर 15 साल से कम बच्चे तो उसको थाने में बुला के प्रश्न नहीं पूछ सकते। समझ रहे हैं मेरी बात बच्चों? और महिला को जो है अगर उनसे आपको क्वेश्चनिंग करनी है तो उनको थाने नहीं बुलाया जा सकता। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, हम लोग जो पढ़ते हैं इसका क्या मीनिंग है? हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग अपने अधिकारों को, अपने कानून को और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, कम से कम उस न्यायिक प्रक्रिया को तो हम जान सकें कि उसका न्याय प्रक्रिया का पैटर्न क्या है, किस तरह से फॉलो होती है, क्या क्या उसके नियम कानून है, किस तरह से चलती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो फिलहाल जितना हमने समझा है कि अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो किस तरह से सजा का पैटर्न है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे एफआईआर दर्ज होती है, कैसे कोई पुलिस वाला उसकी जांच करता है, कैसे वो न्यायालय के सामने जाती है, कैसे वकील उसमें दलील देते हैं, किन सबूतों का, किन गवाहों का हवाला देकर क्लियर है किसी को दोषी या आपका दोष मुक्त घोषित किया जाता है। तो ये सब चीजें तो मैं आपको अभी पीछे जो हम लोगों ने ये चित्र के माध्यम से जो हमने ये स्टोरी रूप में समझा है, तो हमें बहुत स्टेप बाय स्टेप तरीके से बहुत ही सरल और आसान चीजों से हम लोगों को समझाने का आपका प्रयास किया गया है ताकि किस प्रकार से ये सारी चीजें हो रही हैं और क्या है। क्लियर है? आप इनको देख सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं कि ये किस तरह से। तो अगर इतना कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते। चलिए, तो इतना हम लोगों ने देखा कि कैसे उसमें पुलिस की आपकी भूमिका है और कैसे। अब देखिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी के द्वारा दिए गए बयान को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? कह रहे कि जो उसने अपना बयान दिया है उन बयानों को वो सबूत जो उसके खिलाफ आपके सबूत के तौर पर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसा क्यों है? ये मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, आप इसको ढूंढ के आइए और आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, आप मुझे इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो देखिए, हम उन सारी व्यवस्थाओं को पढ़ रहे हैं जो हमारे यहाँ वर्तमान हमारी विधि में प्रचलित हैं। तो एक बड़ा अच्छी बात है कि हम लोगों को उन विधि से, उन प्रचलित विधियों से हम लोग अवगत हो रहे हैं और इसके साथ हम लोगों को ये सब चीजें आपको सीखने के लिए मिल रही हैं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है? क्या है हमारे लिए? बड़ी ही
इंपॉर्टेंस है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है अगर आप इनको पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ देखिए, एक हमको क्या मिला, एक बॉक्स मिला है। हम थोड़ा स्पेशल इसको देखते हैं, थोड़ा सा फोकस करके हम लोग समझते हैं और इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग इसके माध्यम से इनको हम लोग सीखेंगे और इनको जानेंगे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस और अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रिया तय की हुई है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो, मान लीजिए पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है, उसकी गिरफ्तारी की है, हिरासत में लिया है, मतलब अपने पास उसको बैठा कर रखा है, या किसी चीज के बारे में पूछताछ कर रही है पुलिस के साथ कोई अन्य संस्था भी हो सकती है। संस्था का मतलब, मान लीजिए पुलिस के अलावा अगर आपको एसडीएम बुला लेता है, ऐसे समझिए, मैं आम भाषा में बुला रहा हूँ, या फिर आप किसान सब्जी मंडी चला गया, वहां उसको बैठा के पूछ लिया मंडी समिति वाला। मैं एक बहुत सारे एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें बताया है कि अगर ऐसी कंडीशन है, आप गिरफ्तार हो रहे हैं, आपको हिरासत में लिया जा रहा है, आपसे पूछताछ कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो या कोई अन्य संस्था हो। क्या कह रहे हैं बच्चों? चाहे आपकी पुलिस हो या कोई अन्य आपकी संस्था हो, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है। क्या कह रहे हैं? कुछ खास शर्तें की जो प्रक्रिया है, कुछ स्पेशल यानी कि खास नियम, और कुछ आपका प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया को तय की गई है कि आप इसके चैनल के माध्यम से, ये नियम कानून है, आप इस तरीके से ही आप किसी व्यक्ति से पूछताछ कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, इस तरह से। आप कह रहे हैं कि ये कौन से नियम है, कौन से कानून है, कौन सी प्रक्रिया है, क्या चीजें हैं? इन नियमों को डीके वासु दिशा निर्देश कहा कहते हैं। अब देखिए, बहुत बड़े वकील हैं और इनकी बुक भी आती है, डॉक्टर दुर्गा दास बसु। ये अपनी बुक लिखते हैं और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञाता माना जाता है। हमारे इंडिया में इनकी केसेस बहुत अच्छे हैं और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सलाह लेनी हो तो लोग ये इनके पास जाते हैं। तो बहुत जो इनकी बुक है, रेफरेंस बुक है, उनसे भी आपका रेफरेंस लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा कि क्या नियम है, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस आरोपी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी व पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। अब जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा है, जांच कर रहा है, तो उसने पुलिस अधिकारी की पोशाक यानी कि ड्रेस पहनी हो, उसका पहचान भी तो हो कि वो सब इंस्पेक्टर है, पुलिस है, इंस्पेक्टर है, डिप्टी एसपी है, एसपी है, एएसपी है, पता तो होना चाहिए। और नाम पट्टी होगी कि कौन व्यक्ति कर रहा है, और स्पष्ट और सटीक रूप में अंकित होना चाहिए, यानी कि साफ साफ सुथरा सुथरा कि कौन व्यक्ति जांच पड़ताल या गिरफ्तार कर रहा है, ये चीजें साफ हो। दूसरा है, गिरफ्तार के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी कागज तैयार किया जाना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तार करने के लिए जो अरेस्ट मेमो होता है, यानी एक पूरा पैटर्न होता है कि आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी उस पेपर में आपकी लिखी होती है। आम भाषा में हम लोग आपका नोटिस बोल सकते हैं, समन बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि जब मर्जी आए आप लोग उठा लिया। डेट होगा कि किस दिन को गिरफ्तार करना है और किस टाइम उठाना है, समय होगा, ठीक है। आप उससे मिलने जाएंगे, आपको संबंध आया, फला टाइम आपसे पुलिस मिलने आएगी, आपको इस टाइम गिरफ्तार करने आएगी, पूरी सूचना होती है। इसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। अगर आपको ऐसा कर आपने ये किया है तो एक गारंटर आपके पास होना चाहिए कि हाँ इस समय चीजें हुई हैं। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति हो सकता है। कह रहे आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके फैमिली मेंबर में से कोई हो कि हाँ जी इस समय गिरफ्तार किया, इतने बजे किया और हमको ये नोटिस दिखाया था, समन दिखाया था और ये गिरफ्तार करें, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का भी हो सकता है, यानी कि उसकी फैमिली का मेंबर, कोई इशू नहीं है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को सखत होना चाहिए, दस्तखत होना चाहिए, यानी दस्तखत का मतलब उसके सिग्नेचर होने चाहिए कि जिस आप व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आप उसको देंगे लेटर कि हम आपको गिरफ्तार करने आए, ये कारण है, ये चीज है, आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। यानी कि आपने ये जानकारी पूरी सुन ली है, आप संतुष्ट हैं और आप इसको रिसीविंग के तौर पर आप सिग्नेचर कर दीजिए ताकि हम इस दस्तावेज को भी ले जाएं, साथ में आपको भी ले चले। कानूनी जो आपकी प्रक्रिया है, बहुत बच्चों हम बोलते हैं ना कि हमारा संविधान
बहुत लचीला है और बहुत आपका कठोर भी है। तो ऐसे ऐसे कानून है और ऐसे नियम है जिनके आधार पर लचीला और आप कठोर है। लचीला कैसे है, जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था शांति का, कि शांति को जेल में रख दिया गया, उसके पास जमानत के पैसे नहीं थे तो 2 महीने जेल में ही रही, तो वहां लचीला दिखाई देता है। कठोर यहाँ दिखाई देता है कि आप किसी व्यक्ति को यूं ही आपका रैंडम उठा के नहीं ले जा सकते, उसकी रिसीविंग है, अरेस्ट मेमो होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए, टाइम केमेस, तो ये सारी चीजें आपका वेरी करती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और बड़ा ही हार्ड है, स्ट्रांग है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट है जिनको हमको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है, यानी आपने किसी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में रखा हुआ है, या आप किसी से पूछताछ या अपराधी जो भी कुछ कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। अब ऐसा नहीं कि आप पुलिस गए, संबंध साइन कराए और आपने सीधा उठा लिया, ऐसा नहीं होगा। वो किसी को बताएगा कि मुझे पुलिस इस केस में ऐसे लेके जा रही है। वो अपने परिवार को बता सकता है, अपने दोस्त सुख संबंधी को बता सकता है, उसको ये राइट्स दिया गया है। कम से कम पता तो हो कि वो कहाँ गया है, किस केस में गया, तो वो ये अधिकार है उसको अपने परिवार को बताने के लिए। ठीक है, अरे ठीक है बच्चों, तो आ रहा है आप लोगों को समझ में कि कितनी हमारी जो प्रक्रिया है वो कितनी जटिल है और कितनी ब्रॉड है, और कैसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से बाकी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, जब व्यक्ति, अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति अब गिरफ्तार कर लिया, समझिए इसको, जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उससे जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8-12 घंटे के भीतर उससे गिरफ्तार के समय, स्थान और हिरासत के बारे में जानकारी भेज देनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई दूसरे जिले का है तो 8 से 12 घंटे के बीच, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 घंटे के बीच क्या हो सकते हैं कि कहां से गिरफ्तार किया है, किस स्थान से ले गए हैं और कहां ले गए हैं, इसकी पूरी जानकारी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है और ये सब चीजें आपको ध्यान भी रखनी है। आप कह रहे हैं कि, तो अभी फिलहाल मुझे बताइए, जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसमें पढ़ने में क्या कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई हो? कोई ऐसा डाउट है जो आपका क्लियर ना हो रहा हो? कोई ऐसा प्रश्न है जो आपका क्लियर ना हो रहा हो? ठीक है, आइए इन सब पर हम लोग बात करते हैं। ठीक, अब कह रहे हैं कि आइए अब शांति की कहानी पर लौटते हैं। कह रहे जो शांति की कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें वापस चलते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। कह रहे कुछ क्वेश्चंस हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो उनके आंसर हम लोगों को शायद मिल जाए इसमें, और इन चीजों को देखते हैं। आइए, जब चोरी के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार किया गया, इल्जाम का मतलब होता है आरोप लगाना कि इसने मेरी चोरी की है। तो आरोप किसने लगाया था? श्रीमती सिंधे ने। किस पर लगाया था? शांति पर। क्यों? और सिंधे ने, क्योंकि उनको 10,000 रुपए क्या मिले थे, उसके बॉक्स में मिले थे। ठीक, उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखा था। अब हम कहानी पर चल रहे हैं वापस। जो सब इंस्पेक्टर राव थे जो जांच कर रहे थे, उसका जो भाई था सुशील, उसको भी क्या किया था? पुलिस हिरासत में रखा था। अब पहले आपको पूरे कानून बताए हैं, नियम समझाए हैं, अब आपको केस दे रहे हैं। केस मतलब कंडीशन दे रहे हैं, स्थिति दे रहे हैं। देखिए ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, क्या राइट से, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, इसके विषय में थोड़ा देखिए। क्या आपको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनी सही थी क्या? कह रहे जिस तरह से उन्होंने उसके भाई को रखा, क्या वो कानूनी प्रक्रिया के तहत सही था या गलत था? मुझे बताइए। पूरी कहानी को आप लोग पढ़ चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं एक एक चीजें आपको समझा चुका हूं। मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से सब इंस्पेक्टर राव ने सुनील को, सुनील कौन है? शांति का भाई, और उसको चोरी केस में गिरफ्तार किया गया था, तो सुशील को भी 2 दिन पुलिस हिरासत में रखा गया। ठीक है, तो जो हिरासत हुई थी, हिरासत का मतलब उसको पकड़कर थाने में बैठाया गया था, तो वो जो हिरासत हुई थी, तो जो उन्होंने उसको 2 दिन रखा था, कि वो रखना कानूनी रूप में सही था क्या? ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। देखिए क्या लगाता है? प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक, क्या डीके वसु दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है? ये कह रहे कि
जो आपके दिशा निर्देश दिए हैं, उन दिशा निर्देशों का क्या कोई आपका उल्लंघन हुआ है? आप बताइए। आइए आगे देखते हैं। तो अब आपको देखना है कि हुआ कि नहीं हुआ है, गिरफ्तारी कर सकते हैं, पूरा चीजें आपने ब्यौरा एक एक रूप में स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप लोग पूरा पढ़े हैं। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो ये वापस मिल जाएगा। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन जो है ये आपको ही करने होते हैं। ये आपको लॉजिकल प्रश्न है, आपको पहले कंडीशन दी है कि ये स्थिति है, ये रूल है, फिर उसमें आपको टैकल करने के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से क्या पर्याप्त सवाल पूछे और जरूरी सबूत इकट्ठे किए थे? अब देखिए, कह रहे जो सब इंस्पेक्टर राव है, इन्होंने शांति को गिरफ्तार करने से पहले जो आपका मुकदमा लिखा था, जिसको हम एफआईआर कह रहे थे, तो उसमें से पहले क्या जो आपके गवाह थे उनसे पर्याप्त सवाल पूछे थे और जो जानकारी वो आपका चाहिए वो जानकारी उन लोगों ने वो आपका प्राप्त की थी उससे? अब मुझे बताइए। तो हमने देखा था कि श्रीमती सिंधे और आपका सिंधे से पुलिस ने जवाब तलब किए थे और आके वहां जांच भी की थी। पढ़ा था कि नहीं, याद है? या तो आपको मेमोराइज भी करना है साथ साथ। आगे देखते हैं। पुलिस की जिम्मेदारियां के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? लिहाज मतलब आपके हिसाब से, मीनिंग से और क्या एक्स्ट्रा करते कि और क्या जांच करते? शायद अपने पड़ोसियों से पूछते और पूछना चाहिए था क्या कि शांति कितने समय से काम कर रही है, उसके और कहाँ कहाँ काम करती है, और क्या कोई यहाँ चोर एक्टिव गैंग है इस प्रकार। तो ये सब चीजों के बारे में उनको पूछना चाहिए था। आइए अब थोड़ी सी अलग स्थिति को देखते हैं। मान लेते हैं कि शांति और उसका भाई शिकायत करते हैं कि सिंधे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपए चुरा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि थाने प्रभारी अधिकारी को फौरन उसकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? आप कह रहे कि अगर वो लिखा दे कि श्रीमती आपके सिंधे के बेटे ने क्या कर लिया, उनके 15,000 रुपए चोरी कर लिए, तो क्या उनकी एफआईआर लिखा देगा? ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में एफआईआर लिखने या ना लिखने के लिए पुलिस को फैसले का प्रभावित करें। कि ऐसे लिखिए जिससे वो लिख ले एफआईआर और करिए कि उससे एफआईआर ना लिखा जाए। तो एफआईआर की फुल फॉर्म आपके सामने लिखी है, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। क्लियर है? ध्यान रखना। तो बच्चों, आज हमने बहुत अच्छे से पूरी आपकी तरह से हमने न्यायिक प्रक्रिया की जो आपकी चीजें हैं उनको पढ़ा है और उनको समझा है। बाकी हम लोग सारी प्रक्रियाओं को आपका कल देखेंगे। तो आप लोग घर पर जाकर एक बार लेक्चर को रिवीजन करिए। कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आती है तो कल सबसे पहले आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।